राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आधुनिक समाज के एकीकरण को संभव बनाती है तथा समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी राष्ट्रीय राज्य के लिए अर्पित करती है। हालांकि राष्ट्रवाद को परिभाषित करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसका स्वरूप अत्यधिक जटिल है। अपने वर्तमान रूप में यह पश्चिमी यूरोप में विकसित हुआ तथा वहीं से अन्य क्षेत्रों में इसका फैलाव हुआ। मोटे तौर पर इसे परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि राष्ट्र ऐसे लोगों के समुदाय को कहते हैं जिनका आपस में जुड़ाव होता है, जो एक ही परंपरा से पोषित होते हैं और एक ही ऐतिहासिक शक्ति की उपज होते हैं। अर्थात इसका अर्थ है कि राष्ट्रवाद को प्रेरित करने में परंपरा, संस्कृति, भौगोलिक एकता जैसे कारकों की भूमिका होती है। राष्ट्रवाद की संकल्पना पश्चिम की देन मानी जाती है। पश्चिमी यूरोप में सामंती व्यवस्था के पूंजीवादी व्यवस्था में रूपांतरण के साथ आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव माना जाता है। राष्ट्रवाद एक मध्यवर्गीय विचारधारा थी, इसलिए उदारवाद एवं पूंजीवाद के साथ इसका भी विकास हो रहा था। पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के 2 चरण देखने को मिलते हैं। प्रथम चरण 16वीं सदी एवं 18वीं सदी के बीच देखा जा सकता है, जब यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों के द्वारा राष्ट्रीय राज्य स्थापित किया गया, जिसकी निश्चित भौगोलिक सीमा थी, एक केंद्रीकृत सरकार थी तथा भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता पर बल दिया जा रहा था। परंतु यह राष्ट्र आधुनिक राष्ट्र का उदाहरण नहीं बन सका क्योंकि राजा की प्रजा आंतरिक रूप में विभाजित थी। राष्ट्रवाद का दूसरा चरण 19वीं सदी में फ्रांस की क्रांति के बाद प्रकट हुआ। यह आधुनिक राष्ट्रवाद का चरण था। आधुनिक राष्ट्रवाद का लक्षण होता है जनता में एक होने के भाव। ऐसा फ्रांस की क्रांति के बाद संभव हुआ क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने सभी प्रकार के आंतरिक विभाजन को अस्वीकार कर राजा की प्रजा को राष्ट्र के नागरिक के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार लोगों में परस्पर जुड़ाव का भाव पैदा हुआ और फिर नेपोलियन के युद्धों के माध्यम से फ्रांस की क्रांति यूरोप में फैलती चली गई और इसी के साथ यूरोप में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के विकास को हम 2 चरणों में समझ सकते हैं। प्रथम, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ब्रिटिश के द्वारा भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। अतः स्वाभाविक रूप में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनकी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त हुई, जो हमें अनेक किसान तथा जनजातीय आंदोलन के रूप में प्रकट हुई थी। परंतु यह प्रतिक्रिया एक विस्फोट की तरह आई थी और लोगों को औपनिवेशिक शोषण की वास्तविक समझ नहीं थी। अतः ऐसे विद्रोह एवं आंदोलन को हम आद्य राष्ट्रवादी प्रतिरोध के रूप में देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के विकास का दूसरा कारण औपनिवेशिक आधुनिकीकरण का प्रभाव था। ब्रिटिश के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया। फिर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पश्चिम की उदारवादी एवं राष्ट्रवादी विचारधारा के संपर्क में आया। फिर उनमें भी सुधार की चेतना उत्पन्न हुई। उसका परिणाम था 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में क्षेत्रीय, जाति एवं लैंगिक विभाजन कमजोर हुआ और फिर लोगों में एक होने का भाव पैदा होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास का रास्ता तैयार हुआ। परंतु यह आधुनिक राष्ट्रवाद बुद्धिजीवियों वर्ग तक ही सीमित रहा, जो अपने स्तर से संवैधानिक एवं राजनीतिक आंदोलन चलाते थे, जबकि जनसामान्य अलग थलग पड़े हुए थे। जब 20वीं सदी में गांधी जी का आगमन हुआ तो गांधी ने कुलीन वर्ग के राष्ट्रवाद एवं जनसामान्य के बीच सेतु का काम किया। इससे भारतीय राष्ट्रवाद कुछ हद तक समावेशी हुआ और आगे समाजवादी एवं साम्यवादी दलों ने भी अधिक किसान एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। इससे राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक समावेशी हुआ। फिर पेरियार, नायकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दलित समूह के नेताओं ने जाति शोषण के मुद्दे को भी राष्ट्रवादी प्रश्न के साथ जोड़ दिया और इसने भारतीय राष्ट्रवाद को समावेशी बनाने में अपना योगदान दिया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती रही।